हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें फ्रेंड्स हम यहाँ पे बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन का फुल एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, इसका सेकेंड पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी तक आपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पे जो पहला नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का सबसे जो पहला नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन सुन लीजिए क्या क्या है। सेरेब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का कंट्रोल करता है वो हमारा करता है सेरेब्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाए इसका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो कहाँ कंट्रोल होता है, वो हाइपोथैलेमस में कंट्रोल होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। यानी कि शरीर का टेम्परेचर कहाँ कंट्रोल होता है, तो हाइपोथैलेमस में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देख पा रहे होंगे कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन क्या क्या है, कूटपाद, कोशिका मुंह, सिलिया, गुदा द्वार। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो हमारा कूटपाद के द्वारा मतलब कि अंतर्ग्रहण किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोले फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लार में एंजाइम पाया जाता है वो क्या क्या पाया जाता है, मतलब कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन क्या है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलाइन, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो एंजाइम में हमारा जो लार पाया जाता है, मतलब कि जो लार में एंजाइम पाया जाता है वो हमारा टाइलिन मतलब कि पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथे का। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर पांचवा बोल रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल या सुक्रोज। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका प्रायः यूज करती है या उपयोग करती है वो हमारा किसका करती है, मतलब कि ग्लूकोज का करती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख पा रहे होंगे कि किस अपक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। किण्वन के द्वारा होता है या विसरण के द्वारा होता है या दहन के द्वारा होता है या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि विसरण के द्वारा, मतलब विसरण एक प्रकार की अपक्रिया है, इसी के द्वारा जो पौधों में ऑक्सीजन जो होता है बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है कि श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। विघटन होती है या दहन होती है या परिवर्तन होती है या संश्लेषण होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो श्वसन की अपक्रिया होती है उसमें हम जो खाद्य पदार्थों की परिणति होती है वो क्या होती है, तो विघटन होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा मनुष्य का मस्तिष्क होता है इसके जो बाहरी आउटर साइड में जो एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली को बोलते हैं ड्यूरामीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक क्या है, वसा है या कार्बोहाइड्रेट है या एंजाइम है या हार्मोन है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहे हैं कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें CO2 की कितना परसेंटेज होता है, तो देखिए 0.03%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10वें का। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो जो हमारे छाया में, यानी कि शेड, मतलब जो हमारे शेडी होती है, मतलब कि जो हमारे छाया होते हैं, छाया में
मतलब अगर कोई भी पौधा अगर उगता है, फ्लावर उगता है, तो उस फूल को या पौधे को क्या बोला जाता है? तो उस पौधे को बोला जाता है सियोकाइट्स, यानी कि सियोकाइट्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है या नाक है या ट्रैकिया है या क्लोम है? तो देखिए फ्रेंड्स, श्वसन अंग का मतलब जो हमारे सांस लेने में मतलब वो पार्ट क्या करता है, मतलब कि भाग लेता है, ठीक है। चलिए, तो सांस लेने में हमारा फेफड़ा का मुख्य मतलब कि योगदान होता है, ठीक है, तो यही उसका मेन पार्ट हो जाएगा, ठीक है, श्वसन अंग का। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देख पा रहे होंगे कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित का मतलब कि हमारे जो सांस लेते हैं, सांस लेने से संबंधित कौन सी बीमारी है? डायरिया है? तो डायरिया तो नहीं है। टीबी बीमारी है जो सांस लेने से संबंधित है, ठीक है, और निमोनिया भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो टीबी और निमोनिया, और ऑप्शन नंबर डी जो बोल रहा है बी और सी दोनों, तो बी और सी दोनों होगा। तो टीबी तो मतलब किसी को भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स जो निमोनिया की बीमारी होती है ये अक्सर मतलब नवजात शिशु को होता है, यानी कि जो बच्चे मतलब कि 5 साल से छोटे होते हैं उनको ये निमोनिया की बीमारी होती है। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप का मतलब पहले समझिए, उच्च रक्तचाप का मतलब कि जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाई जो बीपी से मतलब बीमारी से जो ग्रसित होते हैं उस अवस्था को क्या बोलते हैं? तो हाइपोटेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो अमोनिया होते हैं, ठीक है, NH3। अमोनिया का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? NH3 होता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? जो पौधे होते हैं, मान लीजिए उन क्या कर लिए, आवश्यकता से अधिक वो जल को ग्रहण कर लिए, तो उन जल को किस माध्यम से, अगर हम किस प्रोसेस के द्वारा हम बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्प प्लस उत्सर्जन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टर्म आया हुआ है प्रकाश संश्लेषी अंगक, ये आपको टर्म समझना बहुत जरूरी है कि ये टर्म आपको क्या बोलता है। इसी टर्म में आपका ये वाला आंसर छुपा हुआ है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक का मतलब ये होता है ऐसा अंग, ऐसा पार्ट्स कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं, यानी कि वो अपना एक रोल निभाते हैं, ठीक है, यानी कि अपना एक मतलब कि रोल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो पत्तियां होती है वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषी मतलब कि प्रकाश संश्लेषण में ये भाग लेती है, तो इसी को आप बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी अंगक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आप अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पौधे में गैसों का जो मतलब आदान प्रदान होता है उन्हें हम उनके लिए रंध्र काम करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि फेफड़े का आकार कैसा होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मतलब कि मनुष्य के बॉडी में जो फेफड़ा होता है उसका आकार जो शेप होता है वो क्या कैसा होता है, शंक्वाकार होता है, यानी कि इस टाइप का फेफड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पाचन होता है वो अपचयन यानी कि अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? जो हार्मोन शब्द है आपका, इसका नामनक्लेचर किसने किया था? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि बेलिस एम स्टार्लिंग ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं उसी तरह नामनक्लेचर से ही संबंधित है थोड़ा सा कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था? जो पृथक्करण का मतलब क्या होता है, मतलब अगर मान लीजिए कि अगर हम क्या करें कि पानी है, पानी में हम मतलब कि क्या कर दें, मतलब कि बालू सिलिका मिला दे, ठीक है, तो इसको हम अगर सिलिका को हम चाहें पानी से अलग करने के लिए तो इस नियम का अलग तो हो जाएगा, ठीक है, प्रोसेस करके, या आप पानी में क्या करेंगे, नमक का भी घोल मिला देंगे तो नमक भी अलग हो जाएगा। तो यही नियम किसने दिया था फ्रेंड्स? तो आपको याद होगा ये वाला जो नियम दिया था मेंडल ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
तो जीव विज्ञान शब्द का यानी कि बायोलॉजी शब्द का यूज जो किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद होगा जो जीव विज्ञान शब्द का यूज सर्वप्रथम किए थे लैमार्क तथा ट्रिवेरेनस ने किया था, यानी कि लैमार्क ने किया था और ट्रिवेरेनस ने किया था, यानी कि दोनों वैज्ञानिक मिलके इस जीव विज्ञान का नाम दिए थे। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति जो विज्ञान होता है उसके जनक है थियोफ्रेस्टस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं जो फाइकोलॉजी होता है तो फाइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, मतलब शैवाल की स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है यानी कि स्टडी किया जाता है उस हम जीव विज्ञान के परिस्थिति के अंतर्गत करते हैं, यानी कि परिस्थिति एक प्रकार की जीव विज्ञान का ही एक शाखा है, ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं पर्यावरण का यानी कि इन्वायरमेंट का हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। तो जो पौधों को नाम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं पहले समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी पौधा होगा जिसमें क्या होंगे, बीज तो बनेंगे परंतु फूल नहीं खिलेंगे। ठीक है, तो फूल नहीं खिलने वाले पौधे को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी नाम याद कर लीजिए, अनावृत बीजी। ऐसे ये पौधे होते हैं जिन पर बीज तो बनते हैं परंतु पुष्प नहीं खिलते हैं या पुष्प नहीं लगते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है, यानी कि क्या होती है? जो फ्रेंड्स जो जीवाणु होते हैं उनका जो शेप होता है छड़ रूपी होता है। ठीक है, जिससे आप सर्प ले लीजिए, केंचुआ ले लीजिए, कोई भी मतलब कि एक जीवाणु ले लीजिए, वो क्या होते हैं, एक सर्प रूपी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक नाम का एक रोग है जो बैक्टीरियो से क्या होता है, मतलब कि डेवलप होता है, यानी कि उनको बैक्टीरिया ही मतलब कि बैक्टीरियो की वजह से तपेदिक रोग होता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है तो एशेरिशिया कोलाई, ये मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु होता है। नाम याद कर लीजिए, नाम क्या है, एशेरिशिया कोलाई। तो एशेरिशिया कोलाई नाम का एक जीवाणु है जो मानव की आंत में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगला नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स बताना है सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स किसमें एंटीबायोटिक्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सुन लीजिए, अनवृत बीजीय पौधों में, जो अनवृत बीजीय के बारे में मैं पहले डिस्कस किया हूँ उसमें पाए जाते हैं, या कवकों में पाए जाते हैं, या विषाणुओं में पाए जाते हैं, या जीवाणुओं में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन पहले आप केयरफुली देख लीजिए और क्वेश्चन समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किस में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जीवाणुओं में एंटीबायोटिक्स सबसे अधिकांशतः पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है? तो माइकोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु, जीवाणु। तो फ्रेंड्स जो सबसे छोटा जीव होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। ठीक है फ्रेंड्स, नाम याद कर लीजिए, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा नाम का एक छोटा सा जीव होता है जो इनमें सबसे छोटा जीव होता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगला नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि निम्न में से
कौन स्वपोषी होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आया है एक टर्म स्वपोषी। तो स्वपोषी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो ऐसे मतलब जीवाणु या विषाणु या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वपोषी का मतलब क्या हो गया? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्वपोषी। तो यहाँ पे जो 34 नंबर क्वेश्चन है, तो शैवाल यानी कि जो शैवाल होते हैं ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, पुलिस हर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए टीका रोग किसमें होता है? तो फ्रेंड्स मैं बता जो टीका रोग होता है वो क्या होता है? मूंगफली में होता है। तो फ्रेंड्स ये मूंगफली को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है मैं बता देता हूं। जो मूंगफली का ये छिलका होता है वो क्या करता है? या तो छिलका को ये खराब कर देता है या अंदर के मूंगफली पे क्या करते हैं? कीड़ा पड़ जाते हैं या इसको मूंगफली को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो यही एक टीका रोग होता है जो क्या करता है? मूंगफली में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो शैवाल से आयोडीन प्राप्त करने के लिए कौन सा शैवाल है जो आयोडीन यानी कि नमक प्राप्त कराता है, ठीक है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो यहाँ पे लेमिनेरिया देख पा रहे होंगे कि लेमिनेरिया नाम का एक शैवाल है जो क्या करता है? आयोडीन प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है ये बताना है, क्वेश्चन समझ लीजिए। तो हाइड्रोफोबिया नामक एक रोग है जो विषाणुओं के द्वारा डेवलप किया जाता है यानी कि उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूं जो फुट एंड माउथ एक नाम का रोग होता है जो क्या करता है? मतलब कि जंतुओं में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जंतुओं में उत्पन्न होने वाले कुटपाद मतलब कि फुट एंड माउथ नाम का जो रोग होता है वो क्या होता है? विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि केल्प प्राप्त होता है। तो केल्प किसके द्वारा प्राप्त होता है ये बताना है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स जो केल्प प्राप्त होता है उस समुद्री शैवालों के द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी कवक सदैव होते हैं। तो कवक का यहाँ पे मतलब कि बताना है कि कवक किस टाइप के होते हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स जो सभी प्रकार के जो कवक होते हैं वे विविध पोषी होते हैं, मतलब कि अपना अपना तरह तरह के भोजन बनाते हैं। कोई स्वपोषी होता है तो कोई दूसरे पर डिपेंड होकर अपना भोजन बनाता है, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है लाइकेन। जो टमाटर होता है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आप टमाटर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप जो टमाटर देख पा रहे होंगे ये टमाटर का जो कलर लाल होता है इसी लाइकेन शब्द के द्वारा, इसी लाइकेन की वजह से वो क्या करता है? टमाटर लाल होता है। तो लाइकेन एक सब्जी के रूप में ही यूज किया जाता है। ऐसे ही कोई सब्जी होती होगी जापान में जिसे जापान के लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स जो यहाँ पे आप एक टर्म देख पा रहे होंगे कि इंडोकार्पन। तो इंडोकार्पन नाम का एक लाइकेन है जिसे सब्जी के रूप में यूज करते हैं और कहाँ के लोग करते हैं? जापान के लोग करते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एजोला है एक। एजोला क्या है? एजोला का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं एजोला एक जलीय फर्न है जिसका हम यूज क्या करते हैं? मतलब कि जैव उर्वरक, यहाँ पे आया है यूज मतलब कि जैव उर्वरक। यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है कि जैव उर्वरक के रूप में इस एजोला का यूज करते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन हम आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मतलब कि 43 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स अभी मैं जस्ट पीछे क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बताया था। जो एजोला होता है इसी को हम क्या करते हैं? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित की जाती है, यानी किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं जो मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा ये क्या करते हैं? प्रोटीन कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है और संश्लेषित होती है, ठीक है। चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो मूलांकर से विकसित होने वाली, मूलांकर मतलब जो मान लीजिए हम चने भिगोते हैं, कुछ मतलब दाल भिगोते हैं, तो उसमें जो जड़ें डेवलप होती है उस जड़ों को बोलते हैं मूसला जड़ें। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, शकरकंद एक जड़ है, मूली एक जड़ है, आलू जड़ नहीं है और गाजर जड़ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आलू का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। आलू एक जड़ नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 देख पा रहे होंगे कि अवस्तंभ मूल पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है, तो अवस्तंभ मूल जो होती है गन्ने में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। तो जो बरगद का जो पेड़ होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, ये जो बरगद का ऐसा पेड़ होता है तो इसी में से क्या करता है, एक मतलब जड़ मतलब कि ऐसे लटकी होती है, तो इस जड़ को क्या बोलते हैं, तो स्तंभ मूल बोलते हैं। इस जड़ को क्या बोलते हैं, स्तंभ मूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो जो प्रकंद, जो हल्दी होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे टर्मेरिक होती है, तो हल्दी का ये जो हिस्सा जो हम लोग खाते हैं इसको हम प्रकंद बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, इस वीडियो का सबसे जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ लीजिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो रेफिलिसिया के द्वारा। तो रेफिलिसिया के द्वारा संसार का सबसे बड़ा फ्लावर यानी कि पुष्प यानी कि उत्पन्न किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।